Hello student, welcome back to CUD by Ada 24/7. My name is Anita Sharma, your history mentor. So कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे यहाँ पर खुश होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, होने भी चाहिए और साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, राइट? करनी भी चाहिए। तो अपने इसी प्रिपरेशन को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है किंग्स फार्मर सेट टाउन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे हिस्ट्री का चैप्टर 2, इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या? द अर्ली स्टेट्स, ठीक है। स्टेट्स कैसे इमर्ज होते हैं, राइट? तो इनकी इमर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बने, ये कहां से बने और कौन कौन से स्टेट्स बनते हैं। और बेसिकली मैं बात कर रही हूँ किसकी? महाजनपद की। तो आज के टाइम में इनको स्टेट्स बोला जाता है, पहले इनको महाजनपद बोला जाता था, ठीक है। तो कौन कौन से महाजनपद थे जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, ठीक है। और उन पावरफुल में से भी एक महाजनपद ऐसा था जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल था, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में हम चर्चा करेंगे, लेकिन बेसिकली इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या? द अर्ली स्टेट, कि कैसे ये अर्ली स्टेट बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं किसकी, हमारे इस हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइनेशन के बाद की, ठीक है। तो अब ये देखिए कि हड़प्पा का जो है डिक्लाइन हो चुका था, हड़प्पा सिविलाइजेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, मतलब खत्म हो चुकी थी, कुछ नामो निशान ही नहीं था, ठीक है। तो करीब करीब बात करूं मैं किसकी? 1500 के आसपास, ठीक है। 1500 ईयर जो है वो स्पैन हो गए थे, मतलब कि उसके बीतने के बाद, ठीक है। तो पास ऑन हो गए वो, ठीक है। तो अब जो एक रीजन ये भी था ना कि आर्यंस के आने से उन्होंने एक रीजन ये भी बताया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ था कि आर्यंस आ गए थे, उन्होंने सबको मार गिराया और फिर वहां पर खुद सेटल्ड हो गए। अब वो आर्यन थे कि नहीं थे, ठीक है, ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये है कि इतना तो कंफर्मेशन है कि लोग जो है वो बाहर से इंडिया आ गए थे, ठीक है। अब वो लोग आने लगे तो कहीं कहीं पर उन्होंने अपनी सेटलमेंट स्टार्ट कर ली, कोई यहां रहा, कोई यहां रहा, कोई यहां रहा। क्लियर है? यानी कि कुछ लोगों का ग्रुप जो है वो यहां रहने लगा, कुछ का यहां रहने लगा, कुछ थोड़ी दूर जाकर रहने लगे। तो इस तरीके से वो लोग ग्रुप में रहने लगे। अब ध्यान से देखना, यानी कि ये जो लोग रहेंगे, इनको, ये जो पर्सन रहेंगे, लोग रहेंगे, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है जनपद। इनको क्या बोला जाता है? जनपद, ठीक है, जनपद बोला जाता है। अब जनपद का जो ग्रुप होगा, ठीक है, जनपद का ग्रुप होगा। अब ये जनपद कैसे बना? जनपद, जनपद किसको कहते हैं? जनपद कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। यानी कि लोगों का ग्रुप जो है, जब जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रहने लगते हैं किसी जगह पर, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है जनपद, ठीक है, जनपद बन जाता है। अब जनपद, ठीक है, वहां पर लोगों का ग्रुप होगा। हो सकता है कि वहां पर 50 लोग रह रहे हो सकता है 100 लोगों का ग्रुप रह रहा हो सकता है कि 1000 लोगों का ग्रुप रह रहा हो। तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक हेड होगा, ठीक है। अब इस पे, इस महाजनपद पे कोई ना कोई एक हेड रहा होगा, ठीक है, हेड रहा होगा। अब हेड का काम क्या होता है? कि अपने आसपास की चीजों को देखना, अपने बेनिफिट के बारे में सोचना, ठीक है, अपने फायदे के बारे में सोचकर कुछ ऐसा काम करना जिससे कि उनको भी फायदा हो और उसके साथ में रहने वाले लोगों को भी फायदा हो। क्लियर है? बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये इस हेड के मन में क्या आएगा कहीं कि मैं क्यों ना इस वाले जनपद पर अटैक करके और इसको क्यों ना अपने जनपद में मिला लूं, जिससे मेरा जनपद जो है वो बड़ा हो जाएगा। आएगी बात, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसका हेड मतलब इस पर अटैक करके और इसको क्या करेगा? एक्वायर कर ले, मतलब इसको इसने अटैक करके और इसको जीत लिया, तो इसका एरिया जो है वो बड़ा हो गया, एक्सटेंड हो गया इसका एरिया। इसी तरह से जब इसने कहा कि जब मैं इसको अटैक करके जीत सकता हूं तो क्यों ना मैं इस पर भी अटैक करूं, क्यों ना इस पर भी अटैक करूं, क्यों। तो कहने का मतलब ये कि अब जो हेड होगा, हेड क्या कौन होता है? एक तरह से राजा ही लगा लो, ठीक है। तो वो क्या होगा कि अब वो अलग अलग जगहों को, अलग अलग जनपदास को अटैक करके कैप्चर करेगा और इससे उसका लैंड एक्सपेंशन होगा, ठीक है। उससे क्या होगा? इसका लैंड एक्सपेंशन होगा, ठीक है। लैंड एक्सपेंशन का मतलब समझ रहे हो ना? यानी कि उसका दायरा जो पहले एक सीमित दायरा था, अब वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, यानी कि इसका दायरा अब कितना बड़ा हो गया है। क्लियर है? तो ये क्या बन गए? अब जब इतना बड़ा इसका ये लैंड एक्सपेंशन हो गया तो यही आगे चलकर क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा महाजनपद, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? महाजनपद। यानी कि इसका एरिया जो बहुत बड़ा हो गया, अब वो महाजनपद कहलाएगा। जनपद क्या था? थोड़े से लोगों का ग्रुप था ना, अब वो महा का मतलब क्या होता है कि उसमें काफी सारे लोग एड ऑन हो गए, तो अब वो क्या कहलाएगा? महाजनपद कहलाएगा। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा एक बेसिक था किसका?
स्टेट्स के इमर्ज होने का, ठीक है। अब यहां से स्टेट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि अब मैंने तो खाली एक स्टेट को बनाने की बात कही गई है, ऐसे ही काफी सारे स्टेट्स बनेंगे, ऐसे काफी सारे महाजनपद बनेंगे, तो टोटल 16 महाजनपदास बनेंगे, उसमें से मगध जो है वो सबसे बड़ा महाजनपद बनेगा, सबसे पावरफुल महाजनपद बनेगा। तो ये पूरी की पूरी एक जो बेसिक था, एक जो आधार था, या एक चैप्टर का एक ग्लांस था, वो इस तरीके का था कि किस तरह से स्टेट्स का इमर्जेंस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या कहता है कि ये स्टेट की इमर्जेंस, मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया आपको कि आफ्टर द एंड ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन ड्यूरिंग अ लॉन्ग स्पेन ऑफ 1500 years देयर वर द सेवरल डेवलपमेंट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। डिक्लाइन हो गई थी, बिल्कुल खत्म हो चुका था, तो दोबारा से क्या होगी, चीजें बननी स्टार्ट होंगी। अब चीजें बननी स्टार्ट होगी तो बनने का मतलब ये होगा ना कि डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, तो इंडिया के अलग अलग भागों में डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो गई, अलग अलग तरह की, ठीक है। अब जैसे मैंने इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स बताया ना, इसी तरह से बहुत सारी चीजों की डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट कहता है कि दिस वाज आल्सो, अब वो तो चलो स्टेट का इमर्जेंस था, धीरे धीरे हमारे यहाँ पर वेदों को भी कंपोज किया जाएगा। अगर मैं बात करूं किसकी, ऋग्वेद की, ठीक है। अब ये ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है हमारा, माना जाता है, ठीक है। तो देयर वाज आल्सो पीरियड ड्यूरिंग द ऋग्वेदा was composed by the people living along with the Indus river and its tributary। अब ये ऋग्वेद को कौन कंपोज करेगा, ये वही कंपोज करेंगे जो जन आए थे, बाहर से आए थे। मैंने भी क्या कहा था आपको, पहले वाली उसमें स्लाइड में बताया था ना मैंने, कि कुछ लोग आकर सेटल्ड हो गए थे, चाहे वो आर्यंस थे चाहे वो और कोई थे, लेकिन वहां पर आकर सेटल्ड तो हो गए थे ना। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन इंदस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास में पूरी की पूरी बसी हुई थी, वहीं पर उनके ट्रिब्यूटरीज के पास किनारे बैठ करके ऋग्वेद को कंपोज किया जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद को कंपोज किया जाएगा तो करीब करीब 1500 से 1000 BC के बीच में ऋग्वेद को कंपोज किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी थी, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब और सतलज, ये 5 ट्रिब्यूटरीज थी ना, और एक इंदस रिवर मेन हो गई थी, तो उसके आसपास बैठ करके इस ऋग्वेद को कंपोज किया जाएगा। क्लियर है। जेम्स प्रिंसेप की बात करते हैं। ये जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऐसे ऑफिसर थे जो उनके कॉइन्स पर मिंट करने का काम किया करते थे, ठीक है। तो मिंट करने का काम ये भी होता है ना कि इनको बहुत सारी चीजों के बारे में पता होगा कि उसमें क्या चीज लिखी गई है, तो उसका कहते हैं ना कि उसकी लैंग्वेज को डिसाइफर करना, ये भी इनको जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो कहने का मतलब ये कि ये जेम्स प्रिंसेप जो थे, एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइफर द, तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अशोक के ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे हुए कॉइन्स की लैंग्वेज को पहचाना। क्लियर हो गई। कहने का मतलब इसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को डिसाइफर किया, और ये क्रेडिट इन्हीं को जाता है, क्योंकि इससे पहले कोई भी, इनके अलावा इससे पहले कोई भी व्यक्ति जो है वो ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को नहीं पहचान पाया। तो सबसे पहले उस पर क्या लिखा हुआ है, उस स्क्रिप्ट में जो भी कुछ लिखा हुआ है, हर एक लेटर का मीनिंग इन्होंने डिसाइफर करके बताया कि इसका ये लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे ये लिखा हुआ है। तो कंपनी डिसाइफर ब्राह्मी एंड खरोष्टी, दीज स्क्रिप्ट वर यूज्ड इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन। अच्छा, ये जो स्क्रिप्ट होती थी तो ये इंस्क्रिप्शंस में, कॉइन्स में यूज की जाती थी। जैसे अगर बात करूं, ये स्टेट्स बने थे ना, इमर्जेंस बताई ना मैंने। अब इसमें जो हेड्स होंगे, इसमें जो राजा होंगे, वही लोग क्या करेंगे, अपने बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस लिखवाएंगे। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं जैसे किसी राजा को कोई मैसेज कन्वे करना होता है, ठीक है। तो वो पहले तो क्या करते थे, पहले तो पुराना ट्रेडिशन था कि जोर जोर से वो है बीटिंग, ड्रम बीट कर करके और अनाउंसमेंट करवाते थे कि सुनो 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 गांव वालों, राजा की तरफ से ये संदेश आया, वो संदेश आया, ऐसे होता था ना। लेकिन यहाँ पर इंस्क्रिप्शन से क्या होगा कि अगर राजा को कोई मैसेज कन्वे करना होता था कि वो युगों युगों तक, बहुत बहुत टाइम तक जो है लोग याद रखें, उनके लिखे हुए कंटेंट को याद रखा जाए, और लोग तब भी जो है इस कंटेंट को पढ़कर और राजा के बारे में एक अच्छी इमेज अपने दिमाग में बिठा सके, और फिर बाद में उनके जाने के बाद भी जो भी रीडर इनको इंस्क्रिप्शंस को रीड करे तो उनको ये पता चले कि वो राजा किस टाइप का था। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे, तो ये कोई मैसेज कन्वे करने के लिए लिखे जाते थे और हार्ड सरफेस पर लिखे जाते थे। अभी हार्ड सरफेस क्या होंगे, हार्ड सरफेस जो एरियाज होंगे,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आ गया बड़े बड़े आपके शिलालेख हो गए, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर हो गए, स्टोन्स हो गए, राइट, और कॉपर प्लेट्स हो गई, ठीक है, कॉपर प्लेट्स हो गई, तो इन पे जो लिखा जाएगा वो तो परमानेंट ही हो गया ना, वो तो रब नहीं हो सकता। अब जैसे यहाँ पर स्टोन पे कुछ लिखा, हम भी जब जाते हैं क्या बोलते हैं हिल स्टेशन वगैरह पर जाते हैं तो आपने बड़े बड़े पत्थरों पर कभी राम लिखा देखा होगा, या बड़े बड़े पत्थरों पर कोई होटल वाला होता है वो उसका अपना नाम लिख देता है, अपने होटल्स का नाम लिख देता है कि भाई ये है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। देखा होगा ना आपने, जरूर देखा होगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना आपने कौन सा देखा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इन पर जो लिखा जाएगा वो मिटेगा तो है नहीं, ठीक है, जब तक वो पत्थर रहेगा तब तक वो उस पर लिखा रहेगा। ऐसे कॉपर प्लेट्स पे लिखा होता था, मंदिर की दीवारों पर भी लिखा होता था कि कोई अच्छा मैसेज लोगों को रीड करने के लिए किया जाता था तो वो इंस्क्रिप्शंस पर लिखे जाते थे, ठीक है। अब इनमें जो स्क्रिप्ट यूज होती थी वो या तो ब्राह्मी होती थी या खरोष्टी होती थी। तो जेम्स प्रिंसेप से पहले इसको किसी ने पहचाना ही नहीं था, तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने का काम किया। क्लियर है। मोस्ट ऑफ दीज मेंशन द किंग रेफर टू पियदासी। अच्छा, इन्होंने जितने भी इंस्क्रिप्शंस पढ़े, जितने भी इनके मतलब इंस्क्रिप्शंस पढ़े गए इनके द्वारा, तो उसमें ना बहुत एक दो कॉमन नाम थे। कॉमन कहने का मतलब है कि किसी राजा ने अपने आप को इन दो नामों से बुलाया, अपना एक्चुअल नाम ना लिखवा करके, और अपना जगह जगह पर पियदासी और देवान पिया, ठीक है, ये दो नामों से कंसिडर करवाया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यार इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि इससे पहले जो भी इन लैंग्वेज में देव पिया या पियदासी लिखा गया था, लिखा तो वो दोनों स्क्रिप्ट में था, लेकिन इसको पहचाना नहीं गया, इसको किसी ने रीड आउट करके बताया नहीं कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि पढ़ना ही नहीं आता तो मीनिंग कहां से बताते, ठीक है। तो किसी राजा ने अपने आप को देव पिया और पियदासी ये दो नामों से इंस्क्रिप्शन पर अपने आप को लिखवाया होता कि भाई मैसेज कन्वेड बाय पियदासी, मैसेज कन्वेड बाय ये क्या हो गया आपका देव पिया, ठीक है। तो इस तरह से लिखा था। अब सोचने वाली बात है कि यार ये दो जो नाम है ये कौन से राजा के हैं। अब इस पर रिसर्च की गई, ठीक है। तो पियदासी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड, ठीक है, जिसको देख करके अच्छा लगता हो, यानी कि जो कोई उसको देखे तो एक ऐसी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी जिसको देखकर अच्छा लगता होगा लोगों को, ठीक है। देयर वॉज अ फ्यू इंस्क्रिप्शन विच ऑल्सो रेफर टू द किंग अशोका। अब ये दो नाम जो लिखे गए थे वो किसके थे, वो किंग अशोका के थे। अब देखो, जब चीजों को पहचाना गया, इस पर रिसर्च की गई, बहुत सारी चीजों को रिसर्च किया गया, तब जाकर पहचाना गया कि ये तो अशोक के ही नाम है दो। अशोक ने अपने आप को डायरेक्ट अशोक ना लिखवा करके देव पिया और पियदासी लिखवाया। देव पिया का मतलब होता है जो देवताओं का भी प्यारा होता है, और पियदासी का मतलब होता है जो सबका प्यारा होता है। राइट, क्लियर, दो नाम समझ में आ गए ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे होता है द अर्ली स्टेट 16 महाजनपदास, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं 16 महाजनपदास की। अब जो अर्ली स्टेट्स का इमर्जेंस हुआ था वो कैसे हुआ था। द 6th century BCE इज ऑफन रिगार्डेड अ मेजर टर्निंग पॉइंट। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि ये जो 6th century की बात की गई है, ये इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था, इससे पहले ऐसा टर्निंग पॉइंट जो है इंडियन हिस्ट्री में नहीं आया था। क्यों बोला गया ऐसा, वो ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि इस टाइम पर 6th century BCE में बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक टर्निंग पॉइंट है, जो कि पहले ऐसा कभी ऐसे चेंजेस नहीं आए थे। राइट। तो अर्ली बुद्धिस्ट एंड द जैनास टेक्स्ट 16 स्टेट्स नोन एज द महाजनपद। क्लियर है। तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको महाजनपद बोला जाएगा। क्लियर। बताया था ना अभी कि लोग जो है वो अलग अलग आकर भागों में, अलग अलग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आकर के अलग अलग भागों में मतलब सेटलमेंट अपनी स्टार्ट कर दी थी। अब वो क्या करेंगे, वो अपना लैंड एक्सपेंशन करेंगे। राइट। तो लैंड एक्सपेंशन करने का मतलब कि उन्होंने अपना दायरा जो है वो बहुत बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब जब उसका एक पूरा का पूरा राज्य वो इतना बड़ा राज्य बन गया, अब उसी राज्य को क्या कहा जाएगा, महाजनपद किया जाएगा। तो जन से क्या बने, जन क्या होते हैं, लोग होते हैं, लोग जन से क्या बनेंगे, जनपद बनेंगे, यानी कि लोगों का ग्रुप जहां पर सेटल्ड हो जाएगा उसको जनपद बोला जाएगा। और जहां पर एक उसका जो हेड होगा वो बाकी के छोटे छोटे राज्यों को जीतकर, बाकी के छोटे छोटे जनपद को जीत करके और अपना एक बड़ा सा महाजनपद क्रिएट कर लेगा, तो वो क्या कहलाएगा, महाजनपद। क्लियर है। तो ऐसे कितने 16 महाजनपदास होते हैं जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पावरफुल महाजनपद कहे जा सकते हैं। अब इन 16 में से भी एक ऐसा होगा जो कि पूरे के पूरे इन 16 में से एक वन ऑफ द बेस्ट होगा। क्लियर है। चलिए
तो जनपद का मतलब क्या होता है? देखो, जनपद का यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय द जनपद? जनपद क्या होता है? लैंड वेयर अ जन, मतलब अ पीपल, क्लैन और टाइप सिट इट्स फुट और सेटल, जहां पर लोगों का ग्रुप एक जगह पर आकर सेटल हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जनपद बोलते हैं। जन से क्या बना? जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना। क्लियर है? तो इट्स वर्ड यूज इन द प्राकृत एंड संस्कृत। अब ये जो जनपद होगा ना बच्चे, ये जो जनपद होगा ये प्राकृत और संस्कृत भाषा में यूज किया जाता था। क्लियर है? अब जैसे आज के टाइम में तो उनको डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे, ठीक है, काफी सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक स्टेट बनता है ना, तो ऐसे ही काफी सारे जनपद को मिलाकर के एक महाजनपद होता था जो कि स्टेट्स कहलाता था। तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और वहां पर जनपद और महाजनपद। बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए। मोस्ट महाजनपदास वर रूल्ड बाय द किंग। मैंने क्या कहा था? एक हेड होता है ना, राजा ही समझ लो, वो हेड बाद में वो राजा बन जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता था? पूरी सोसाइटी को गवर्न किया जाता था, विच ऑल्सो नोन एज द, उसको घाना और संगा भी कहा जाता था। वर ऑलिगेचीज। अब ये ऑलिगेचीज का मतलब क्या होता है? ऑलिगेची का मतलब होता है एक राजा होता है, वो अपनी पावर को शेयर कर देता है, ठीक है। देखो क्या कहता है कि वेयर द पावर वॉज शेयर्ड बाय द नंबर ऑफ द मैन कलेक्टिवली कॉल्ड राजा। जहां पर पावर को शेयर कर दिया जाता है अलग अलग अपने मिनिस्टर्स में। तुम्हें जो है वो आर्मी का पूरा आर्मी पार्ट देखना है, तुम्हें जो है वो पूरा का पूरा अपना रेवेन्यू देखना है, रेवेन्यू टैक्स कलेक्टर जो भी होता है, तो वो पार्ट देखना है। किसी को कुछ दे दिया, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी ना। अकेले राजा तो नहीं संभाल सकता, इतना बड़ा एम्पायर होगा उसका, महाजनपद होगा। अब उस महाजनपद को स्मूथली तरीके से चलाने के लिए उसको अपनी शक्तियां, अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। उसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज राजा की होती है तो वो क्या करेगा? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। हाँ, ये था कि जिसको भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई आकर के उनको जो है एक अपडेट दिया करते थे कि हाँ अब ये चीजें हो रही है। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली पावर किसके हाथ में होती थी? राजा के हाथ में। अब राजा जो है वो पावर को शेयर करेगा कि तुम्हें ये काम करना है, वो काम करना है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑलिगार्ची। क्लियर है? ठीक है। ऑलिगार्चीज वेयर द पावर वॉज शेयर्ड बाय द नंबर ऑफ द मैन कलेक्टिवली कॉल्ड राजा। ईच महाजनपदास, अब हर एक महाजनपद की अपनी कैपिटल होती थी। जैसे आज आप देख रहे हो ना कि हर स्टेट की अपनी कैपिटल होती है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मुझे कि आपके स्टेट्स की कैपिटल कौन सी है। जो भी, जहां से भी, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, फटाफट से मुझे अपनी स्टेट की कैपिटल लिखकर बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो हर एक महाजनपद की, यानी कि हर एक स्टेट की, तो पहले अगर मैं बात करूं आज के टाइम की तो उसको स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो हर एक महाजनपद की एक कैपिटल होती थी, विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड। कैपिटल क्यों होती है बच्चे? सोचना थोड़ा सा, कभी कभी सोच जाते हैं ना कि कैपिटल क्यों बना? बिना कैपिटल के भी तो काम चल सकता था ना। बिल्कुल नहीं। कैपिटल को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वहां पर पर्टिकुलर राजा का पैलेस होता था, ठीक है। आज जो हमारी गवर्नमेंट की जो भी इतने बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं या गवर्नमेंट जहां पर रहती है मेन, जहां पर पूरी कमर्शियल एक्टिविटीज के साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज होती हैं पर्टिकुलर वहीं पे, तो कैपिटल से ही क्या होता है? सारी चीजें स्प्रेड होती है, मतलब सारी चीजों पर इंप्लीमेंट किया जाता है, सारी चीजों को लागू किया जाता है एक जगह पर। अब जैसे मान लीजिए किसी कोई बिजनेसमैन है, अब बिजनेसमैन का एक हेड ऑफिस होगा और उसने अपनी बहुत सारे स्टेट में अपनी ब्रांचेस ओपन की हुई है। मेन हेड ऑफिस हो गया कि वहां से रूल्स बनेंगे और वो रूल्स जो है वो जितने भी उनकी ब्रांचेस है वो सारे में लागू होंगे, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही होता था कि ये जो कैपिटल होती थी इसको फोर्टिफाइड किया जाता था। यहां पर पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी होती थी। राजा का पैलेस होता था, राजा का पैलेस भी होने की वजह से कि बाहर का कोई एनिमी अचानक से आकर उन पर अटैक ना कर दे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे या उसको कोई मार ना दे, तो बड़ी बड़ी दीवारों से उसको प्रोटेक्ट किया जाता था। आज आप देख लीजिए ना, हमारे जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, अब उनके पास कितनी सिक्योरिटी रहती है। तो सबको पता है कि वो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, सबको पता है वो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन कितनी सिक्योरिटी है। तो सेम ऐसे ही जहां पर राजा का पैलेस होगा क्योंकि वो मेन होता है, ठीक है। अब कोई भी किसी से दुश्मनी हो दूसरे राजा के साथ, वो तो आकर के कैपिटल नहीं होगी, उसको पता नहीं होगा कि कहां ढूंढेगा राजा को, क्या करेगा, ठीक है। अब उस पर अटैक करके कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इस वजह से क्या होता है, उसको फोर्टिफाइड किया जाता है, ठीक है। अब कोई दूसरा राजा होगा, वो पॉजिटिव थिंक लेकर अपने साथ आएगा कि मुझे दूसरे पर्सन के, दूसरे राजा के साथ में किसी कमर्शियल एक्टिविटीज के बारे में बात करनी है, डील करनी है, कुछ भी करना है। अगर उसको उसका ऑफिस पता होगा, अगर उसको उसका रेजिडेंस पता होगा, अगर उसको उसका पैलेस पता होगा, तो जाकर के वहीं तो जाएगा ना, नहीं तो कहां ढूंढेगा। तो कैपिटल होने के काफी सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि वहां पर पर्टिकुलर जो हमारे कंट्री का या जो भी हमारे स्टेट का जो मेन हेड होता है वो वहां रहता है, इसलिए इसको फोर्टिफाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं।
तो नेक्स्ट क्या होता है, ये है हमारा क्या 16 महाजनपदास, ठीक है। तो 16 महाजनपदास अगर हम बात करें किसकी, ये है हमारे 16 महाजनपदास, जैसे कि कुरु हो गया, ठीक है, कुरु हो गया आपका, मल्ला हो गया, कौशल हो गया, सूरसेन हो गया, मत्स्य, अवंती, ठीक है, अश्मक हो गया, वत्स हो गया, मगध हो गया, ठीक है, ये पावरफुल बनेगा, इसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। अंगा हो गया, ठीक है, ये वैदई हो गया, काशी हो गया। तो ये कितने टोटल है, 16 महाजनपदास हैं। कितने हैं टोटल, 16 महाजनपदास हैं, ठीक है। अब उनमें से सबसे बड़ा जो पावरफुल होगा वो कौन होगा, मगध होगा, जिस पर जो है वो काफी सारी डायनेस्टीज रूल करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये 16 महाजनपदास जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में धीरे धीरे मर्ज होने लगेंगे, ठीक है। ये महानदी है, मतलब इसमें पूरा का पूरा मैप में बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे महाजनपदास थे, कौन कौन से ऐसे स्टेट थे जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल थे। वैसे तो छोटे छोटे काफी थे, लेकिन पावरफुल जो थे वो 16 महाजनपदास थे, ठीक है, क्लियर है। द अर्ली स्टेट में क्या करने वाले हैं, फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपदास, तो इसमें आ जाएगा आपका मगध, ठीक है। अभी मैंने बात करी थी ना मगध की, बिटवीन द 6th सेंचुरी टू 4th सेंचुरी बीसीई, मगध इन प्रेजेंट डे बिहार बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास, ठीक है। तो इसमें मगध जो है वो सबसे पावरफुल महाजनपद बनेगा। मगध वाज द रीजन वेयर एग्रीकल्चर, अब ये मगध ही क्यों पावरफुल बना, यहां पर आपका लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में एक आंसर आएगा आपका एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। वैसे तो पीवाईक्यू आप उठाकर देखेंगे तो इसमें बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द मगध टू इमर्ज एज अ बिग पावर, इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स, ठीक है, महाजनपदास। तो इसके रीजन क्या होंगे, तो सबसे पहले इसका रीजन होगा कि वेयर द एग्रीकल्चर वाज स्पेशली द प्रोडक्टिव। तो इसकी ये, क्योंकि ये गंगा रिवर के पास में लोकेटेड था, ठीक है, ये गंगा रिवर के पास में लोकेटेड था। तो जहां पर रिवर वाटर आता है, पानी तो फ्रेश होता ही है, साथ में जो रिवर होती है वो अपने साथ में काफी सारे मिनरल्स को फ्लो करके लेकर आती है, मिनरल्स को बहा कर लेकर आती है, फिर एक जगह उसको डिपॉजिट कर देती है। तो उस डिपोजिशन में, उस मिट्टी में काफी सारे मिनरल्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो पहला कारण तो इसका ये था, ठीक है। और दूसरा कारण ये था कि इसमें आयरन माइंस थी। इससे पहले हड़प्पा के लोगों को आयरन पता भी नहीं थी कि लोहे जैसी भी कोई धातु होती है, कि आयरन जैसी भी कोई मेटल होती है, तो उनको पता नहीं था। लेकिन अब लोगों को पता चलने लगेगा कि मगध में, स्पेशली झारखंड की बात करूं, ठीक है, यहां पर देखो प्रेजेंट डे झारखंड, ठीक है, तो झारखंड में, प्रेजेंट डे झारखंड में आयरन माइंस बहुत हैं, और आयरन की वजह से ही मगध इतना पावरफुल बनेगा। क्यों, क्योंकि आयरन से टूल्स बनाए जाएंगे, ठीक है, वेपन्स बनाए जाएंगे जो आर्मी में काम आएंगे, टूल्स बनाए जाएंगे जो कि डेली जो सोशल एक्टिविटीज होती हैं या जो भी ट्रेड और कॉमर्स में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें वो टूल्स काम आते हैं, ठीक है, कोई भी चीज बनानी होगी उसमें टूल चाहिए। तो लोहे से काफी चेंजेस आते हैं। लोहे ने आकर के एक ऐसी मतलब कहते हैं ना कि वो चेंजेस पहले ऐसे कभी नहीं देखे गए जो इस आयरन की डिस्कवरी के बाद देखे गए थे, ठीक है। अब आयरन का यूज कैसे होगा, आयरन का यूज होगा टूल्स में और वेपन्स में, ठीक है, क्लियर है। इनिशियली राजगृह, ठीक है, इनिशियली जो इसकी मगध की कैपिटल जो थी वो फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी, फर्स्ट कैपिटल थी राजगृह, वाज द कैपिटल ऑफ द मगध विच लेटर, लेकिन बाद में 4th सेंचुरी में, ठीक है, इसको शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्र, प्रेजेंटली पटना, इन द 4th सेंचुरी बीसीई। लेकिन बाद में इसको जो है वो कर दिया जाएगा, पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो कि आज के टाइम का पटना है, क्लियर है। तो मैंने क्या बताया कि मगध के पावरफुल होने के ऐसे कौन से रीजन थे जिसकी वजह से वो पावरफुल बना। तो सबसे पहले उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी थी, प्रोडक्टिविटी थी, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था। एग्रीकल्चर अच्छा होता था तो राजा के पास रेवेन्यू भी बहुत अच्छा आता था, फार्मर भी खुश, फार्मर के पास भी काफी मतलब वो होता था कि मटेरियल, ठीक है, राजा ने जितना उनको रेवेन्यू फिक्स कर दिया है उतना उनको दे देते थे, बाकी उनके पास बच जाता था, फार्मर भी खुश थे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आयरन माइंस की वजह से, ठीक है, तो आयरन माइंस वहां पर थी जिसकी वजह से टूल्स बनाए जाते थे, वेपन्स बनाए जाते थे। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट होगा फॉरेस्ट, ठीक है। तो मगध में, मगध जो है, मगध में फॉरेस्ट भी थे, जंगल भी थे पास में जहां पर हाथी पाए जाते थे। तो उन एलिफेंट्स को आर्मी में यूज किया जाता था। आपको पता ही है ना कि एक हाथी जब अपना पाँव रखता है तो कितने सारे लोगों को एक साथ मार देता है ना। तो एलिफेंट्स की वजह से भी इनकी आर्मी जो है बहुत पावरफुल बनती है, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। दूसरा, थर्ड क्या हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, थर्ड हो गया फॉरेस्ट, और क्या हो गया, राजा का मतलब जो भी
राजा थे वहां के, ठीक है, जितने भी डायनेस्टीज ने रूल किया, तो जो किंग थे, जो रूलर थे, उनका एम्बिशियसनेस होना, उनके अंदर वो एम्बिशन थी कि मैं अपने राज्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं। अब जैसे सम्राट अशोक को ले लीजिए, या उनके जो ग्रैंडफादर थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया। तो अपने अंदर ना वो एम्बिशंस होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने आगे के काम पर अपना ध्यान देते हैं। अब आपका स्कोर, आपका मान लीजिए आपका एक एम्बिशन है कि मैं अपनी क्लास में सबसे अच्छे नंबर लेकर आऊं, सबसे अच्छे मार्क्स लेकर आऊं, या फिर मैं अपने बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क लेकर आऊं, या उससे भी ज्यादा लेकर आऊं, 100% लेकर आऊं। लेकिन उसके लिए आप जितना बड़ा सोच रहे हो, उसके लिए इतना बड़ा स्ट्रगल भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजीज बनानी होगी, तब जाकर आप चीजों को अपना वहां तक पहुंच सकते हैं, उस लेवल तक। तो वो चीजें अपने अंदर जगाना, ये एक बहुत बड़ा एक मतलब किसी सक्सेस पर्सन की क्वालिटी होती है कि जिस चीज को आपने ठान लिया ना कि मुझे ये काम करना है, तो आप उसी में लग जाते हो। ऐसे ही मगध के जो रूलर्स थे, ठीक है, उन्होंने सोच ली कि मुझे अपना लैंड एक्सपेंशन करना है, ठीक है, मुझे अपना दायरा बढ़ाया, बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करना है, तो वो उस चीज में लगे रहे थे, ठीक है। दूसरे राज्यों को एक्वायर करना, अटैक करके एक्वायर करना, फिर उनके रिसोर्सेज उनके उसमें मिल जाते थे, क्योंकि राज्य को जब उन्होंने हड़प लिया, अपने में मिला लिया, तो उसकी जो भी नेचुरल चीजें होंगी, जो भी रिसोर्सेज होंगे, उनको वो पर्टिकुलर राजा ही यूज करेगा ना अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी कंट्री के, अपने महाजनपद के डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो काफी सारे रीजंस मैंने बताए हैं मगध के पावरफुल होने के। क्लियर है? ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो है ये टॉपिक, कौन सा, द अर्ली स्टेट। इसके साथ ही बता देना चाहती हूँ बच्चे, इस बार जो है वो एग्जाम आपका क्लास 12th का एग्जाम जो है वो आपका 15 फैब से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 15 फैब के बाद में, और ये आपका अप्रैल मई तक चलेगा, ठीक है, 15 फैब के बाद से, और आपके 55 डेज तक ये एग्जाम चलेंगे, ठीक है। 55 डेज के बाद में आप क्या करोगे? 55 डेज के बाद में जल्दी ही आपका सीयूटी का एग्जाम भी आ जाएगा, तो इतना टाइम हमें नहीं मिलेगा कि हम अपने सीयूटी की प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर सके। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है अपने सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए, आपके पास में बहुत सारे ये सीयूटी अड्डा 24/7 की तरफ से ये बैचेस को लॉन्च किया गया है। तो फटाफट से किसी भी बैच को आप, किसी बैच में आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें आपकी क्लास 12th, इसमें आपकी क्लास 12th प्लस आपके जो है सीयूटी का एग्जाम, दोनों ही आपके इसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, सीयूटी की भी और आपके बोर्ड क्लास की भी। तो ये हमारा समर्थ बैच है, ये आपका स्पोकन है, इंग्लिश स्पोकन का है, ठीक है। ये एम्बिशन बैच है, एम्बिशन बैच की क्लासेस जो है अभी ऑलरेडी चल रही हैं, तो फटाफट से जाएंगे। और ये भी हमारा बैच चल रहा है समर्थ भी, ठीक है, तो फटाफट से जाएंगे, समर्थ बैच पे एनरोल करेंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489, ठीक है। अब ये बार बार मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बच्चे अभी आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप बोर्ड एग्जाम के बाद सीयूटी की तैयारी अपनी स्टार्ट करें, ठीक है। तो अभी से अपनी तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ठीक है डोमेन में तो आप बहुत अच्छी पकड़ बना लोगे, लेकिन व्हाट अबाउट जीटी इंग्लिश? इंग्लिश का सिलेबस तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। इसलिए आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी जाकर बैचेस में एनरोल कीजिए और अभी से अपनी पकड़ बना लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम तक आते आते फिर चीजें जो है वो बहुत अच्छी तरह से हमें क्लियर हो चुकी होंगी। हम 2 से 3 बार भी रिवीजन कर चुके होंगे, या हो सकता है काफी बार रिवीजन कर लें। तो अभी से जब तुम अपनी पकड़ बनाओगे, तब जाकर के आप सीयूटी जैसे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, तब जाकर आप बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी में जो आपने सपना सोचा हुआ है उसको फुलफिल कर सकते हैं, उसको साकार कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, ठीक है, इसके अलावा ये हमारा महापैक है, महापैक में आपको सभी बैचेस के एक्सेस मिल जाते हैं। और ये साथ बैच है, ये हमारा काउंसलिंग बैच है, ठीक है। तो महापैक वालों को जितने भी साल भर में जितने भी बैचेस लॉन्च होंगे उसका सबका एक्सेस मिल जाता है। और अगर आप चाहते हो कि हम क्लास 12th की जो है वो प्रिपरेशन करेंगे, बोर्ड एग्जाम की ही करेंगे, हम सीयूटी की नहीं करें, तो उसके लिए आप क्लास 12th का ये बैच है हमारा, कौन सा, स्पार्क बैच, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें भी मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। अगर देखो हिस्ट्री में आप 200 आउट ऑफ 200 या बोर्ड एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहते हो, तो अभी जा करके जल्दी से जल्दी अपने बैच को एनरोल कर लीजिए, क्योंकि यही वो आपके पास एक रास्ता है जिस पर चलकर आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। अब इसको बैच में एनरोल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है कहाँ पर, गूगल बाबा पर, ठीक है। तो गूगल बाबा को जाकर बोलेंगे कि हमें अड्डा 24/7 पहुंचा दीजिए। ये लीजिए जी, अड्डा 24/7 के फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऑल कोर्सेज आ गया। अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो फटाफट से ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। एंड
अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे, सीयूटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए महापैक है आपका। ये महापैक वालों का मैं बता देती हूँ, इनको तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। लास्ट ईयर भी काफी बच्चों ने महापैक लिया था, जो लास्ट तक जुड़े रहे थे, बार बार उनको बैचेस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी थी। एक बार महापैक ले लिया, इसके बाद आप ये इंश्योर हो जाओ, आपके बाद ये बेफिक्र हो जाओ कि साल भर में जितने भी हमारे बैचेस चलेंगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें एक के बाद एक आप बाय डिफॉल्ट दूसरे बैचेस में एनरोल करते चले जाएंगे, ठीक है, उसमें एंटर होते चले जाएंगे। तो ये हमारा महापैक का विद बुक है, विदाउट बुक है, ठीक है। ये देखिए ये अभी कितना है, ये आपका विदाउट विद बुक है, इस पर बाय नाउ करेंगे, ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर करेंगे आप Y489 कूपन कोड यूज करेंगे Y489, ठीक है, कूपन कोड आपने अप्लाई कर दिया। अब ये कोर्स आपका कितने का हो गया, कोर्स हो गया आपका कितने का, 10,789 रुपीज ओनली। अगर आप ये देखिए, अब इसकी बैच की वैलिडिटी कितनी है, 13 मंथ की। तो 13 मंथ कहने का मतलब आपका बोर्ड एग्जाम भी क्रॉस करा देगा और आपका सीयूटी भी क्रॉस करा देगा। तो आपको एक अच्छी प्रिपरेशन मिल सकती है हमारे इस महापैक के थ्रू। इसमें आपको बुक भी दी जा रही है, इसमें आपको पीडीएफ, मॉक टेस्ट और जो भी वटेवर ई बुक्स होती हैं, जो भी होती है, सारी चीजें आपको दी जाती हैं। प्रैक्टिस सेट भी होंगे जिससे कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिनिमम 30 प्रैक्टिस सेट, 30 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जिससे कि आप हर कंसेप्ट के बाद एक आप अपने आप को जो एनालिसिस कर पाएंगे कि कितना ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। क्लियर है? तो जाएंगे अभी के अभी जाकर के इसमें एनरोल करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।